जय भीम। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके जयंती के उपलक्ष्य में दो तीन चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज ने और साथ ही साथ हमारे देश ने जो प्रगति की है आज के तारीख तक, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब ने जो काम किया है उसको अगर हम संक्षिप्त में अगर कहना चाहेंगे तो ये ऐसा है कि एक ज़माना था हमारे देश में लगभग 80-90% आबादी जो थी वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थी। जो सामाजिक जो हमारा व्यवहार था, जो सामाजिक रचना थी, उसके वजह से ये जो समाज का बड़ा तबका है ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स था। बाबा साहब ने इस बड़े तबके को जागरूक करके इसको परफॉर्मिंग असेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें कामों का डिवीज़न था और बाद में जो जाति व्यवस्था आई, उसके वजह से जो डिवीज़न सोसाइटी में हुए, ये डिवीज़न्स को मिटा के ये जो यहाँ का जो मानवीय समाज है उसको कुछ काम करने की प्रेरणा दी, शिक्षा लेने की प्रेरणा दी और उसी माध्यम से यहाँ की बड़ी आबादी हमारे देश में परफॉर्मिंग असेट्स करके हमारे देश के योगदान में उसने, देश की प्रगति में उसने योगदान दिया। बाबा साहब के विचार जो है महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं कि यहाँ की पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होते हुए अपने जीवन को अग्रेसित करते हुए आगे बढ़ रही है, हमारे देश की प्रगति हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बाबा साहब का विचार कहने की कोशिश करूँ तो बाबा साहब का एक किताब है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, द स्मॉल होल्डिंग्स एंड इट्स रेमिडीज इन इंडिया। लगभग 100 साल पुराना किताब बाबा साहब ने लिखा हुआ। यहाँ के फार्मर्स की जो स्थिति है उसके ऊपर कमेंट करता है और उसके लिए उसके ऊपर भविष्य में क्या होने वाला है इसके ऊपर भी कमेंट करता है। बाबा साहब वो किताब में लिखते हैं कि अगर हमारे देश के किसान की व्यवस्था अगर सुधरी नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ के किसान आत्महत्या करेंगे। 100 साल पहले की ये भविष्यवाणी बाबा साहब की है जो आज के तारीख में सच होते हुए दिखती है। इस अवस्था में हमारा फार्मर, हमारा जो किसान है, ये नहीं आने के लिए बाबा साहब ने एक सुझाव दिया हुआ है जो वही किताब में लिखा हुआ है। बाबा साहब वो किताब में लिखते हैं, अगर किसान के 3 बेटे हैं और एक बेटी है तो किसान को क्या करना चाहिए? जो बेटी है उसको टीचर बनाना चाहिए, जो बेटे हैं उसमें से एक बेटे को नौकरी में डालना चाहिए, एक बेटे को उद्योग धंधे में डालना चाहिए और एक ही बेटा जो है उसको खेती में रखना चाहिए, यानी कि किसान रखना चाहिए। इससे होगा ये कि जो खेती उसके पास है उसका बंटवारा नहीं होगा और जो पूरी फैमिली है वो बैलेंस तरीके से डेवलप करेगी आगे चल के। तो इसमें से जो एक विचार बाबा साहब का था कि किसान का एक बेटा उद्योजक बनना चाहिए, उसी एक धागे को पकड़ के हम लोग जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन में काम करते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काम करते हैं, हम लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम डिसाइड किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। वो प्रोग्राम था
कि 125 अनुसूचित जाति जनजाति के लड़के या लड़कियां, इनको हम उद्योजक बनाएंगे। तो हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन किया और उसको प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर हमारी पूरी मैनेजमेंट, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारे जो चेयरमैन साहब, डायरेक्टर, सब लोग ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया। और हम लोगों ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर और सिमिलर प्रोग्राम भारत पेट्रोलियम के अंदर भी करके हमने 125 SC ST के लड़के लड़कियों को उद्योजक बनाया। उनको ट्रेनिंग दी, उनको हैंड होल्डिंग की, उनका मेंटरिंग की और उनको हमने हमारी कंपनी में उनको वेंडर रजिस्ट्रेशन करा के उनको हमने टेंडर्स भी इशू किए। कई सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके अपनी कंपनीज़ को आगे बढ़ाया है। आज के तारीख में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका टर्नओवर करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो ये हमारा योगदान है। अभी अगर हम देखेंगे कि बाबा साहब के बाद की अभी तीसरी जनरेशन है। बाबा साहब के टाइम की जो जनरेशन थी, वो जनरेशन बाबा साहब की मूवमेंट्स में पूरी जुड़ गई थी। डेवलपमेंट के लिए इतना समय मिला नहीं, लेकिन फिर भी सेकंड जनरेशन जो थी उसने पढ़ाई करके में शिक्षा और नौकरी, यहाँ पे हमारा ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन रहा। हमारा समाज जो है ज़्यादातर शिक्षित हुआ और सर्विसेज में गया। अभी थर्ड जनरेशन है, सर्विसेज में जाने की अभी हमारा जो समय था वो ख़त्म हो गया है। अभी हम लोगों को, पूरे समाज को, जो यंगस्टर्स है उनको अभी उद्योगों की तरफ बढ़ना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी आर्ट है जो कोई भी सीख सकता है और कोई भी उसमें सक्सेस हो सकता है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और ये हो सकता है। तो अगर बाबा साहब को हम लोग अगर सच्चे मन से चाहते हैं और उनके विचारों को अगर हम अमल करना चाहते हैं, तो अभी हमारी जो थर्ड जनरेशन है इसने ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। अपना जो हुनर है, जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन का हुनर है, जो सीखने का हुनर है और जो मेहनत करने का जो हुनर है, ये सब हुनर को साथ में रख के, मार्केटिंग का हुनर है, इसको सब हुनर को साथ में रख के इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे शरीर के जो लोग हैं, संगठित कामगार जिसको हम बोलेंगे, एसोसिएशंस है, हर एक आस्थापना में, बहुत सारी आस्थापनाओं में हम SC STs की एसोसिएशंस है। वो एसोसिएशंस की जिम्मेदारी बनती है कि डायरेक्ट आस्थापना में नौकरी तो अभी बहुत कम हो गई है, आगे चल के काफ़ी कम होने वाली है। तो कम से कम वो आस्थापना में, कंपनीज़ में, कॉरपोरेशंस में हमारे समाज के लड़कों को, लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, डायरेक्ट टेंडर्स मिले, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको मेंटरिंग की जाए और उनको हैंड होल्डिंग किया जाए। और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हमारा समाज काफ़ी अच्छी प्रगति कर सकता है। और यही मुझे आज के तारीख में ऐसा लगता है कि बाबा साहब को ये बहुत बड़ी एक हमारी तरफ से एक अभिवादन होगा। बाबा साहब के प्रति हमारी जो प्रेम है, जो आस्था है, और वो आस्था को अगर हम लोगों को विजिबल करना है तो हम लोगों को अपनी प्रगति करनी है, अपनी समाज की प्रगति करनी है और उसी माध्यम से हमारे देश की प्रगति में भी हमारा योगदान देना है। हमें अभी समय ऐसा है कि हमें नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रह के कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें परफॉर्मिंग असेट्स और सुपर परफॉर्मिंग असेट्स में ही अपने आप को ढालना पड़ेगा। और यही बाबा साहब के लिए हमारी एक अच्छा अभिवादन होगा। यही मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। उद्योजक जो बनते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो वेंडर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, इनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बाबा साहब की पहल भी थी। जब अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम का बाबा साहब का एक मेमोरेंडम भी है, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया थी उस टाइम की, जो ब्रिटिश काल था उस टाइम में भी बाबा साहब ने एक मेमोरेंडम दिया है जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये रिजर्वेशन देते वक्त
जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो बाबा साहब ने उस टाइम रिकमेंड की थी, कि जैसे कि जो कोटेशंस है ये अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको रैशनलाइज करके शेड्यूल कास्ट के आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, ऐसा पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने फंडिंग भी करना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंटेशन मीन्स रिजर्वेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा और किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसको फाइनेंशियल हेल्प भी गवर्नमेंट ने करनी चाहिए करके उस टाइम का बाबा साहब का मेमोरेंडम है। अभी उसके बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजर्वेशन का जो प्रावधान है ये काफ़ी सालों तक ये हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन 2012 में एक पॉलिसी आई जिसमें हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 जो पहली बार हमारे भारत सरकार ने लागू की और उसमें 4% रिजर्वेशन का प्रावधान किया। और ये 4% रिजर्वेशन का प्रावधान आने के बाद में सभी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट सेक्टर्स, यहाँ पे 4% प्रोक्योरमेंट वाज मेड मैंडेटरी फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स। एंड आफ्टर दैट पॉलिसी गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विथ मेनी पॉलिसीज़। अभी आज के तारीख में हम देखेंगे कि हमारे भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चालू की है। उसमें सबसे बड़ी जो फ्लैगशिप स्कीम है वो नेशनल SC/ST हब, जो एंटरप्रेन्योर्स SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नेशनल SC/ST हब बनाया है। देन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर में एक वेंचर कैपिटल फंड है। और जो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन रखा है। स्टैंड अप इंडिया पॉलिसी जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए काफ़ी और वुमेंस के लिए एक फोकस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड उसका पूरा हैंड होल्डिंग और उसके नर्चरिंग के लिए ये स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम्स है इसके बारे में हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBCs के जो यूथ है उसने इसको पढ़ना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और ये स्कीम्स में पार्टिसिपेट होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी अगर दे रही है इस एंगल से तो उसका लाभ भी उठाना चाहिए। मुद्रा स्कीम भी एक ऐसी छोटी सी मीन जो नैनो एंटरप्रेन्योर्स हम जो बोलते हैं कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, भले वो हाथ गाड़ी वाला रहे, रेगड़ी वाला रहे, चाय वाला रहे, कुछ छोटे छोटे होटल्स वाला या ढाबे वाला, ऐसे भी जो उद्योग है छोटे छोटे उसके लिए भी फाइनेंसिंग की जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुद्रा स्कीम, उसमें उसका लाभ भी हमारे यूथ ने लेना चाहिए। कोई भी उद्योग छोटे से फॉर्म में क्रिएट होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है। वो धीरे धीरे बढ़ के कितना बड़ा होगा उसका कोई लिमिट नहीं है। उद्योग एक ऐसी ये है संकल्पना है कि इसका कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस संकल्पना है। आप जितना प्रगति उसमें करना चाहते हो उतना प्रगति आप कर सकते हो। तो अगर हमको इफ़ यू वांट टू बीट द कास्ट देन वी हैव टू बीट इट विद द कैश, ऐसा बोलते हैं कि अगर जातीयता को अगर हमको ख़त्म करना है तो उसका एक बड़ा रास्ता ये है कि आपके पास कैश होनी चाहिए। और कैश यानी कि पैसा। अगर आपके पास पैसा आता है तो आपका रहन सहन, आपके आजू बाजू वाले लोगों का रहन सहन, आपके समाज का, फैमिली का, सबका जो आउटलुक है ज़िंदगी के बारे में और अपनी सोसाइटल लाइफ के बारे में, वो पूरा चेंज होता है। और ये चेंज होने के बाद आपका जो डेवलपमेंटल एटीट्यूड बन जाता है, जो हमारी एंटायर कम्युनिटी के लिए और हमारे देश के लिए भी वो एक फ़ायदेमंद होता है। और वहाँ से फिर हमारे प्रगति के अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। तो आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि कई सारे जो यूथ है वो यूथ अपने बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं। कोई मॉल बना रहा है, कोई पेट्रोल पंप डाल रहा है, कोई पेट्रोल हमारे जो पेट्रोल्स के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उसमें भी रिजर्वेशंस आया था। जो पिछले दिनों में एक बड़ा टेंडर निकला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जॉइंटली एक बड़ा LPG बल्क ट्रांसपोर्टर का एक टेंडर निकला था। वहाँ पे भी हमारे देश के कई सारे नौजवान, लगभग 6-7 हज़ार नौजवान ने टेंडर भर के, वो टैंकर ओनर्स हैं
और हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो ईडीपी बैच है उसमें से भी कुछ लड़कों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक लड़की भी है अभी हमने जिसको डेवलप किया, ऐसी एक लड़की आज भारत में मेरे ख्याल से एक ऐसी एकमेव महिला ऐसी होगी कि जो टैंकर की ओनर है और उसके टैंकर्स आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, भारत पेट्रोलियम में उसके टैंकर्स एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ऐसे कई यूथ सामने आ रहे हैं जो बिजनेसेस में जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। अभी बिजनेस में थोड़ा रिस्क भी होता है, नो डाउट, पर अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप जितनी रिस्क लोगे उतना आगे बढ़ोगे। बाबा साहब की ज़िंदगी की तरफ भी हम लोग देखते हैं तो बाबा साहब ने कितनी जगह पे रिस्क उठाई है। अच्छे अच्छे लोगों से बाबा साहब ने मीन्स आप बोल सकते हैं कि उनके साथ डायरेक्ट टसल बाबा साहब की थी, इंक्लूडिंग गांधी जी, उनके साथ भी बाबा साहब के मतभेद थे। बट वो किसके लिए थे? वो एक कोई पर्सनल मतभेद तो ऐसे होते नहीं है, वो डेवलपमेंट के लिए थे। जो विचार की भिन्नता जो थी वो ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए थी कि मानवता क्या है और उसको किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब और गांधी जी की टसल थी। वैसे उस टाइम के जो भी राजकारणी लोग थे उनके साथ बाबा साहब के मतभेद थे, बट एक प्लेटफॉर्म बनता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनी, जहाँ पे ये जो जितने भी मतभेद है वो पूरे मतभेद एक जगह पे आकर के ये हमारे देश के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला। तो ऐसे ही है, हम किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो हमको बाबा साहब की तरफ देखना चाहिए कि बाबा साहब अगर यहाँ पे होते तो बाबा साहब क्या करते। जैसे बाबा साहब उद्योजक होते तो वो क्या करते सक्सेस होने के लिए। तो हमको बाबा साहब जो है एक दीपस्तंभ की तरह है। आप कोई भी क्षेत्र में रहे और वहाँ पे आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम ज़िंदगी में आता है तो आप जस्ट सिट डाउन, थिंक हाउ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वुड हैव रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। तो हमको उसी रास्ते से चलना चाहिए। हर एक क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र लो या सामाजिक क्षेत्र लो या पॉलिटिकल सेक्टर लो या सर्विस सेक्टर लो, कोई भी सेक्टर में आप जाओ और वहाँ पे आप काम करना शुरू करो। और काम में जिधर जिधर आपको हर्डल्स आएंगे वहाँ पे एक ही सोचना है कि यहाँ पे अगर बाबा साहब होते तो वो क्या करते, हमको उसी रास्ते से जाना है। तो बाबा साहब की लाइफ में जितने भी काम बाबा साहब ने किए वो सभी कामों में ऐसा हमको दिखता है कि उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की। जैसे रिलीजियस रिफॉर्म, हिंदुज़म को काफ़ी उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है उसमें भी रिफॉर्म्स है। जो सिस्टम्स हमारे देश में चल रही थी उसको बदलने की कोशिश उसमें करी। सोसाइटी में भी बाबा साहब ने रिफॉर्म करने की कोशिश की। जिस तरीके की ज़िंदगी यहाँ का बड़ा तबका जी रहा था उसको पूरा चेंज करने की कोशिश की, तो वो भी एक रिफॉर्म्स है। तो ये जो रिफॉर्म्स है बाबा साहब के, उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ करने के लिए जाएंगे तो हमको रिफॉर्म्स के एंगल से ही सोचना चाहिए। हमको कभी भी रिवेंज के एंगल से सोचना नहीं चाहिए कि मैं किसी के ऊपर मेरा रिवेंज ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने हर एक मोमेंट, बाबा साहब ने जो जो कार्य इस देश में किए वो रिवेंज के माध्यम से या विचारधारा से नहीं किए, रिफॉर्म के माध्यम से किए, रिफॉर्म की विचारधारा से किए हैं। तो हमने भी अपनी ज़िंदगी में रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ, अपना फैमिली, अपनी सोसाइटी और अपने देश को आगे लेके जाने के लिए हमारा योगदान देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ।